Yes, good morning. We will be starting today with part 3 of structure of chromosome, cell cycle, cell division. Okay, लास्ट क्लास में पार्ट 1 में हमने क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, करेक्ट, डीएनए का मॉलिक्यूल क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये सब पार्ट 1 में किया था. पार्ट 2 में वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि एक जो डिवाइडिंग फेज है वो हम आज कर रहे हैं, पर जो नॉन डिवाइडिंग फेज था, इंटरफेज, उसमें क्या क्या चीजें होती है, सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज, दोज ऑल थिंग्स वी स्टडीड इन पार्ट 2. करेक्ट. अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज पार्ट 3, सेल डिविजन. सेल डिवीजन. इस सेल डिवीजन में हम सेल डिवीजन को दो हिस्सों में बांट रहे हैं. एक कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस. और दूसरा कि न्यूक्लियस पूरी तरह से 1 से 2 में होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. ओके, तो आपको दिख रहा होगा मैंने बोर्ड पर कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए. सो ये जो डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, फॉर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये है कैरियोकाइनेसिस के फेजेस. कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस ना एकदम से 2 में डिवाइड नहीं होता. एकदम से क्रोमेटिन फाइबर्स जो इंटरफेज में हमने देखा था, है ना, मोर आरएनए, मोर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड. फिर सिंथेसिस फेज में हमने देखा था कि डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है, क्रोमोसोम्स और डीएनए बढ़ रहा है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो रहे हैं, फिर और ज्यादा आरएनए और ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, साइटोप्लाज्म का बल्क इंक्रीज हो रहा है. तो ये सब जब इंटरफेज में हो जाता है ना बच्चे लोग, तो उसके बाद तुरंत सेल डिवाइड होता नहीं है. उसके बाद भी कई सारी चीजें होती है, एंड दैट टू दे आर अकरिंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना. इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं? सेल साइकिल, सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. सो ये हम लोग जो सीरीज है कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कौन सा फेज में क्या चीजें होती है, उसके बाद न्यूक्लियस में क्या चेंजेस होती है, ऑल दीज, एंड हाउ द न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2, और उसके बाद सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बल्कि पूरा सेल 2 में किस तरह डिवाइड होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मतलब डिविजन. सो कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस होते हैं. पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज. अब जो मैंने यहाँ पे डायग्राम्स दिखाए हुए हैं, साइड बाय साइड आप देखोगे तो एनिमल सेल दिखाया हुआ है एंड प्लांट सेल दिखाया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि स्टार्ट में फर्स्ट फेज प्रोफेज. अब कई बार ना ये प्रोफेज इतना थोड़ा बड़ा होता है कि उसमें शुरुआत में कुछ चेंजेस होते हैं और अंत में, एंड में कुछ चेंजेस होते हैं. पर फाइनली जब भी हमें प्रोफेज की डायग्राम बनाने को एग्जाम में 2 मार्क का या 3 मार्क का आता है, तो हमें उसका जो अंत वाला डायग्राम है, जो कि ये है, वही बनाना होता है. ओके, वी डोंट हैव टू मेक अर्ली चेंजेस. अभी जैसे अर्ली चेंजेस में क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको इंटरफेज में दिखता है, वो धीरे धीरे डिसअपियर होने को शुरू होता है. न्यूक्लियोलाई जो होता है वो भी डिसअपियर. बट अंत में प्रोफेज में सेल कुछ इस तरह से दिखते हैं. मतलब सेंट्रियोल्स जो है वो डिवाइड होते हैं और अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं. दे गो टू द अपोजिट पोल्स. आप देखोगे इधर प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स है ही नहीं. सेंट्रियोल, तो इसके लिए ये जो एस्टर्स होते हैं जो सेंट्रियोल से रेडिएट होते हैं, रेडिएशंस, तो वो यहाँ पर आपको दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि प्लांट सेल में एज वी ऑल नो centrioles are absent. Okay, so you will find in animal cell these esters, but these are lacking in plant cell because these esters are nothing but radiating tubules for, which are
रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स, बट द सेंट्रियोल्स बीइंग एब्सेंट हियर, तो आपको ये एस्टर्स इधर प्लांट सेल में किधर भी दिखेंगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जब आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई ये कौन सा सेल है, एनिमल या प्लांट। तो आपको देखना है कि क्या इसमें एस्टर्स है, तो अगर एस्टर्स है तो ये एनिमल सेल है। अगर एस्टर्स नहीं है, अगर एस्टर्स नहीं है तो ये एक प्लांट सेल है। ऑफ कोर्स कई बार बच्चे मुझे पूछते भी है कि मैम एनिमल सेल में मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, इधर सेल वॉल नहीं। पर कई बार ना ये लोग क्या करते हैं, प्लांट सेल में भी सेल वॉल गायब कर देते हैं, एनिमल सेल में भी कई मतलब सेल वॉल दिखता है, आपको लगता है नहीं है, पर वो एकदम थिकन्ड लाइन से बनाया हुआ रहता है ना, तो कभी कभी वो डिफरेंस हमारे नजर आता नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आपको एस्टर्स देखना है अंदर, ठीक है। अगर एस्टर्स है तो एनिमल सेल है, अगर एस्टर्स नहीं है तो प्लांट सेल है। अब चलते हैं कि पहले फेज में जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो पहले फेज में क्या हो रहा है। पहले फेज में जो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस तो डिसअपियर हो ही जाता है, बट आप देखोगे ये सेंट्रियोल्स ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं और उसकी जगह ले लेता है स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहां से कहां रन करते हैं, दे रन बिटवीन द टू डॉटर सेंट्रियोल्स, दे रन बिटवीन द टू डॉटर सेंट्रियोल्स। कई बार लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम ये स्पिंडल फाइबर्स ये क्रोमेटिन मटेरियल से बने हुए होते हैं। नहीं, ये स्पिंडल फाइबर्स आर कंप्लीटली acromatic. These are achromatic spindle fibers. These are not made from chromatin. These are achromatic spindles. Okay, so these are not made up of chromatin, but these are the radiations which are done from the centrioles, radiating tubules, radiating tubules. ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज आपको दिखाई देगी कि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए थे इंटरफेस में, अब वो बराबर से दिखने लगेंगे। दे विल बिकम डिस्टिंक्टली विजिबल, दे विल बिकम डिस्टिंक्टली विजिबल। दिख रहा है, सी एनिमल और प्लांट सेल में सब कुछ सेम है सिवाय के सेंट्रियोल्स और एस्टर्स, ठीक है। तो जो चेंजेस इधर हो रहे हैं वो चेंजेस सेम इधर भी हो रहे हैं। ओके, सो प्रोफेज सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस दे डिसअपियर, spindle fibers, the spindle fibers they appear between the two daughter centriole। अब इसी सेंट्रियोल को हम क्या बोल रहे हैं, डॉटर सेंट्रियोल। क्यों पता है बच्चे लोग, क्योंकि ये दोनों सेंट्रियोल अब अलग अलग लास्ट में जाएंगे ना और डॉटर सेल्स बनाने वाले हैं, तो इसीलिए अब इसे सेंट्रियोल नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, डॉटर सेंट्रियोल्स। ओके, और अब चलते हैं कि अच्छा प्रोफेज हो गई, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज में you are going to see that these chromosomes which were distinctly visible during the prophase, but they were lying anywhere, they were not arranged in a proper manner. Okay, but in metaphase you are going to find that all these chromosomes they come and lie along the equatorial plane. Now you will say ma'am ये equator नहीं है, ये तो poles है, but बच्चे लोग बायोलॉजी में हम इक्वेटोरियल प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मेटाफेज दे लाई अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन बोथ इन एनिमल एंड इन प्लांट सेल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ना ये क्रोमोसोम्स कहीं पर भी लाई कर रहे थे, मतलब वो कहीं फिक्स अटैच नहीं थे, पर इधर ये सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन पे ही नहीं आ गए, बट हर एक क्रोमोसोम प्रॉपरली स्पिंडल फाइबर को भी अटैच्ड हो गया है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोमियर, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रो। ये जो सेंट्रोमियर होता है ना ये क्रोमोसोम है, करेक्ट बच्चे लोग, ये क्रोमोसोम का ये पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर इस पे अटैच हो गया, जैसे रस्सी पे अटैच हो जाता है इस तरह से ये अटैचमेंट ले ली है।
So the chromosome get attached to the spindle fibers. मतलब अब ये fix हो गए, अब ये fix हो गए. Okay. So these are the two main changes that you are going to observe during the second karyokinetic phase, that is the metaphase. ठीक है, कई बार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, आपको ना ये फेज ड्रॉ किया हुआ रहता है और आपको बोलते हैं आइडेंटिफाई दिस फेज, आइडेंटिफाई दिस फेज. तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, इधर उधर दिख रहे हैं, है ना, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है, न्यूक्लियोलस नहीं दिख रहा है, ऐसे दो डॉटर सेंट्रियोल्स दिख रहे, तो ऑफ कोर्स ये प्रोफेज है. तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपको लेबल करने को बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिखो, तो आप कोई भी इसमें से 4 लिखे हैं, आप 2 लिख दो. उसके बाद जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इस स्टेज को सही से आइडेंटिफाई किया, तब वो लोग आपको पूछते कि ड्रॉ द स्टेज दैट फॉलोज दिस स्टेज, फॉलोज द अबाउ स्टेज, ड्रॉ द स्टेज और ड्रॉ द फेज विच फॉलोज द अबाउ फेज. तो फॉलोज बोला तो हमें इसके बाद जो फेज है वो हमें पता होना चाहिए कि प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज. तो फिर हमें इसकी डायग्राम बनानी होती है. ठीक है, इसके हमें अलग से 3 मार्क दिए जाते हैं. सिर्फ डायग्राम बनानी नहीं है बच्चे लोग, जिस तरह से मैंने इसको नेमिंग किया है उसको आपको नेम भी करना पड़ेगा. ओके, सो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स दे लाई अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेन एंड देन ऑल्सो most importantly each chromosome they get attached to the spindle fibers through centromere, through centromere. Okay, are you getting? These are the keywords that I am underlining, these are the keywords. Getting? ये सारे कीवर्ड्स है. दीज आर achromatic spindles. Chromosome become distinct. Spindle fibers appear. Nucleolus disappear. Nuclear membrane disappear. ये होता है प्रोफेज में. I hope you are getting this. Okay. अब चलते हैं कि भाई मेटाफेज हो गई, क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गए, अटैच भी हो गए. अब जब ये अटैच हो जाते हैं ना, तो ये फाइबर्स है बच्चे लोग. दीज आर फाइबर्स. फाइबर्स आर लाइक यू नो, हमारे बॉडी में भी कई सारे फाइबर्स है ना, फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज आपने देखे होंगे, तो ये भी एक तरीके के फाइबर्स है. तो ये फाइबर्स क्या होते, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, टिप्स ऑन कॉन्ट्रैक्शन उनके अंदर, क्योंकि अभी उसके ऊपर अटैचमेंट भी आ गई, तो ये लोग ना खींचे जाते हैं और फिर इतने खींचे जाते हैं कि ये जो इस पे जो क्रोमोसोम्स है, जो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर भी डिवाइड हो जाता है 2 में. इसमें 2 में उस खिंचाव के वजह से एक इधर खींच रहा है, इधर से खिंचाव हो रहा है, इधर से भी खिंचाव हो रहा है. मतलब दिस इज कॉन्ट्रैक्शन दैट इज हैपनिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन द क्रोमोसोम्स जिसके वजह से स्पिंडल फाइबर पे अटैच थे, सेंट्रोमियर, वो खुद क्या होता है, डिवाइड हो जाता है. सेंट्रोमियर अटैचिंग द 2 सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड्स. और देखो एक सेंट्रोमियर इधर चला गया, दूसरा सेंट्रोमियर उसका मतलब 2 में स्प्लिट हो गए ना. सो 1 इज गोइंग हियर एंड 1 हियर. तो ये जो पूरा क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो गया, या एकदम जब दूर चले जाते तो इसी सिस्टर क्रोमेटिड्स को हम बोलते हैं डॉटर क्रोमेटिड्स. क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमेटिड्स. एंड इतना दूर चले जाते हैं, और ये दूर जाने की वजह क्या है, शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. और आप अगर एक बार और नजर डालोगे तो आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज नजर आएगा कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट था, बट यहाँ पर आप देखो सेल मेम्ब्रेन में थोड़ी थोड़ी फरो, उसे जिसे हम बोलते क्लीवेज, वो थोड़ा सा फरोइंग स्टार्ट होने लगता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर. तो इस एनाफेज में सबसे लेट फेज में उसके सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है 2 में, और सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच ऑफ द क्रोमोसोम they get separated and they are pulled towards opposite
पोल्स, और इसकी वजह है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। ओके, और ऑफ कोर्स फरो इज डेवलपिंग, पर अभी तक इधर प्लांट सेल में ऐसा कोई फरो या कुछ नहीं, बट हाँ यहाँ पर भी ये डॉटर क्रोमोसोम से ये डॉटर क्रोमेटिड्स की मतलब सेंट्रोमियर स्प्लिट होके दोनों अलग अलग एंड्स पे, पोल्स पे मतलब सेपरेट हो जाते हैं। ओके, सो एनाफेज, व्हाट आर द चेंजेस? सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू सिस्टर क्रोमेटिड डिवाइड। सेंट्रोमियर बोला तो मैं आपको बताया, ये जैसे ये जो एक सेंट्रोमियर है वो किस में बढ़ गया, छोटे छोटे दो में, है ना, और एक पार्ट इसका इधर चला गया और एक पार्ट इसका इधर चला गया, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग? ओके, नाउ फाइनली कम्स द लास्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस विच इज टीलोफेज। ठीक है, और इसी फेज के दौरान ना थोड़ा साइटोप्लाज्म भी अपना अपना डिवाइड होने को शुरू करता है। साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस फेज चालू नहीं होता है, बट हाँ चालू, जस्ट चालू होने को स्टार्ट होता है अलोंग विथ टीलोफेज ओनली, अलोंग विथ। तो टीलोफेज में एग्जैक्टली क्या होता है? टीलोफेज में बच्चे लोग ये फरो और ज्यादा डीप हो जाता है, ये फरो और ज्यादा डीप हो जाता है। सारे ये स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं आपको, ये डिसअपियर हो गए, अब यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर्स नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट जो नजर आ रहा है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। आपको स्पिंडल फाइबर्स तो चले गए, पर क्या नजर आने लगा है? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स दिख रहे हैं या डॉटर क्रोमेटिड्स आपको दिख रहे हैं? वो भी नहीं दिख रहे। तो क्या हो गया, ये डॉटर क्रोमेटिड्स ये चार क्रोमेटिन फाइबर में बदल गए, ये चार क्रोमेटिन फाइबर्स में। आपने देखा नंबर भी मैंने सेम रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस 4 के वजह से 4 क्रोमेटिन फाइबर, इस 4 के वजह से 4 क्रोमेटिन। मतलब जब हमने शुरू किया था हमने 4 क्रोमोसोम से शुरू किया था, और अब हमारे दोनों डॉटर सेल्स के पास आगे जाकर 4 फाइबर्स होने वाले हैं। सो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे कि हमने शुरू भी किया 4 क्रोमोसोम से, हर एक डॉटर सेल को भी 4 क्रोमेटिन फाइबर्स मिले हैं। समझ में आ रही है? तो द नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स एंड द नंबर ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स इन ईच सेल during the time of anaphase, it will be same. Not only that, it will be same when the two daughter cells are produced. Whatever number of chromatids we begin, we will have the same number of chromatids at the end when the two daughter cells are being formed. Okay, तो अब अगर आप देखोगे सेंट्रियोल्स दोनों को अपने अपने मिल रहे हैं, खाली ये है कि अभी तक साइटोप्लाज्म जो है ये डिवाइड नहीं हुआ है। इधर आप देखोगे इसी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट टीलोफेज में प्लांट सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। यहां पर फरो स्टार्ट हो गई थी एनाफेज में, यहां एनाफेज में एनिमल सेल में फरो स्टार्ट हो गई थी, पर उस टाइम पर प्लांट सेल में कुछ नहीं हुआ था, प्लांट सेल में कुछ नहीं हुआ था। बट वही आप देखोगे कि जैसे जैसे ये फरो डीपन होता गया तो प्लांट सेल में टीलोफेज में एक सेल प्लेट शुरू हो गई आने की। सेल प्लेट इज लेड इन साइटोप्लाज्म एट इक्वेटोरियल प्लेन। तो कई बार एग्जाम में ना आपको लोकेशन पूछते हैं सेल प्लेट का, तो सेल प्लेट कहाँ बनती है? सेल प्लेट बनती है कैरियोकाइनेसिस के टीलोफेज में प्लांट सेल के अंदर in the cytoplasm at the equatorial plane. ओके, तो यहां पर ये सेल प्लेट बनने शुरू हो गई है। अब फाइनली सारे चेंजेस हो चुके, इसका भी स्पिंडल फाइबर निकल चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है, दोनों में न्यूक्लियोलस आ चुका है। न्यूक्लियोलाई बोलते हैं क्योंकि बट जाते ना, मोर देन वन है तो एक इधर 4 क्रोमेटिन क्यों? क्योंकि 4 से शुरू किया था तो 4 द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिकॉज ये माइटोसिस है। पहले ही मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भी मैं आपको बता रही हूँ कि माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन बोथ द डॉटर सेल इज द सेम एज द पेरेंट सेल। ठीक है,
तो वो हाफ होता नहीं है। तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में होते हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू द फाइनल टीलोफेज में स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो गए, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो गए। क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स मतलब ये डॉटर क्रोमेटिड्स, कैन यू ऑल सी डॉटर क्रोमेटिड्स, दे थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। आपको देखो अब क्रोमेटिड्स नहीं दिखेंगे इधर, आपको क्या दिख रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या दिख रहा है, क्रोमेटिन फाइबर्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बच्चे लोग? ओके, हम लोग लास्ट में एक ब्रीफ अप भी कर देंगे फिर से दोबारा। ठीक है, अब ये है लास्ट फेज जहां पर कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया है, दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब सिर्फ ये सेल को न्यूक्लियस के साथ अलग होना है, मतलब उसको अपना अलग से साइटोप्लाज्म भी लगेगा। तो अब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के लिए ये फरो को कंप्लीटली इस तरह से बनना पड़ेगा। तो इसमें हम बोलते हैं कि क्लीवेज फरो डीपन्स टोटली इन एनिमल सेल एंड फॉर्म्स टू डॉटर सेल। तो एनिमल सेल में ये फरो इतना डीप हो जाता है, टोटली डीप हो जाता है, और इसके वजह से इस तरह से दो डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। बट वही अगर आप प्लांट सेल की बात करो तो जो सेल प्लेट है, ये जो सेल प्लेट थी, इट ग्रोज फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, टू द पेरिफेरी, रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स, रिजल्टिंग इन टू डॉटर सेल्स। तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चे लोग सेल डिवीजन का, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा नॉन डिवाइडिंग फेज, इंटरफेज, है ना, उसे पहले रेस्टिंग फेज भी बोलते थे, बट ये गलत था क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप नहीं था, है ना। दिस ऑल थिंग्स जिसने भी मिस आउट किया है, प्लीज हो सके तो एक बार पार्ट 2 रेफर करना मेरा, इसी सीरीज इसी चैप्टर का पार्ट 2 भी है अवेलेबल, आप देखोगे आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो रेस्टिंग फेज नहीं बोलकर हमें उसे इंटरफेज बोलना चाहिए, क्योंकि इस फेज में सेल अपने आप को इतना मैच्योर, इतना ग्रो, इतना सेल्फ सफिशिएंट करता है कि आगे जाके वो इस प्रोसेस में घुस सके, इस प्रोसेस को में जाकर एक से दो बन सके, एक से दो बन सके। उसमें हमने कई सारे फेजेस देखे, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेटिक फेज एंड सिंथेसिस फेज एंड सेकेंड ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज में हमने देखा साइटोप्लाज्म का बल्क इंक्रीज हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उन दोनों के पास अपना अपना डीएनए है, तो उतना न्यूक्लियस पे उनका डिपेंडेंस होता नहीं है कि पापा न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर ही हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा आरएनए और प्रोटीन सेल उस टाइम पे सिंथेसाइज करता है। उसके बाद सेल घुसता है इंटरफेज के सेकेंड फेज में, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस फेज। इस फेज में मेजर 2 चेंजेस क्या होते हैं कि डीएनए जो लगता है ना, जेनेटिक मटेरियल उसी में है, तो डीएनए बहुत ज्यादा सिंथेसाइज होता है, और इस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट अपने आप को 1 से 2 करके रख देते हैं। और लास्ट इसका जो सेकेंड ग्रोथ फेज है, शॉर्ट होता है, उसमें बचा कुचा जो भी काम है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन, एग्जाम, यू रिमेम्बर, बचा कुचा जो भी है हम खत्म करने को देखते हैं। तो सेकेंड ग्रोथ फेज में भी और ज्यादा थोड़ा आरएनए, और ज्यादा प्रोटीन, थोड़ा सा और साइटोप्लाज्म, ये सब करके सेल अब रेडी है ये फेज में घुसने को, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दिस इज माइटोटिक फेज, दिस इज एक्चुअली द डिवाइडिंग फेज, दिस इज एक्चुअली द डिवाइडिंग फेज। तो चलो क्विकली हम ब्रश अप कर देते, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, दीज आर द फेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज में सेंट्रियोल्स मूविंग टू द अपोजिट पोल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो ये न्यूक्लियोलस था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियोलस था, ये डिसअपियर हो गया, उसकी जगह ले ली स्पिंडल फाइबर्स ने।
एंड स्पिंडल फाइबर्स कहाँ बन रहे हैं? फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द टू डॉटर सेंट्रियोल। जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो चुके थे इस फेज में, आप देखोगे नाउ दे आर बिकमिंग डिस्टिंक्टली विजिबल। ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमेटिन मटेरियल से नहीं बने हैं बच्चे लोग, दीज आर एक्रोमेटिक स्पिंडल्स, दीज आर एक्रोमेटिक। मेटाफेज में आप देखोगे यही क्रोमोसोम इधर उधर, उनको कोई दिशा ही नहीं थी, दिशाहीन थे, है ना। तो ये लोग अपने मतलब अपना गोल ढूंढते हुए कहाँ आ गए? इक्वेटोरियल प्लेन पे। और कैसे अटैच हो गए? टू द स्पिंडल फाइबर्स दे गॉट अटैच थ्रू देयर सेंट्रोमियर, थ्रू देयर सेंट्रोमियर। ओके किड्स, देन कम्स द एनाफेज, जहां पर आप देखोगे बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, क्योंकि ये अटैचमेंट हो जाती है ये स्पिंडल से, फाइबर्स है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे तो इतने खींचे जा रहे हैं कि उसकी वजह से ये सेंट्रोमियर जो था, ये सेंट्रोमियर ये स्प्लिट हो जाता है और डिवाइड हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा क्रोमोसोम भी दो सिस्टर क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाता है। तो अब तक हम क्रोमोसोम बोल रहे थे, बट अब हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और एक इधर चली जाती है, एक उधर, और ये होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ओके, या जस्ट अ मिनट। ओके, सो नाउ क्या हो रहा है? सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पहले तो सेंट्रोमियर बटेगा, उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स हर सेंट्रोमियर के साथ अलग अलग चली जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? अब ये तैयारी हो रही है दो डॉटर सेल्स बनने की। फिर फरो भी डेवलप हो चुका है, बट इस स्टेज में प्लांट सेल में फरो डेवलप होता नहीं है। ओके, देन टीलोफेज। टीलोफेज बोला तो अब ये लास्ट फेज में जब ये घुस रहा है तो फरो और ज्यादा डीप हो रहा है। इतना ही नहीं, स्पिंडल फाइबर्स गायब हो गए हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज के टाइम पे आपने देखा कि वो हट चुका था, है ना। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस निकल गया था, अब ये आ गया। समझ में आ रहा है? ये साइकिल है, ये साइकिल है, चला भी गया और अभी आ भी गया। So it's a cycle. It is a series of events occurring in an organized manner. Is called a cell cycle. तो अब ये न्यूक्लियोलस भी आ गया। आप देखो ये क्रोमेटिड से हमारे क्रोमेटिन फाइबर्स बन गए हैं, फरो और डेवलप हो गया, और उसी दौरान इधर टीलोफेज में आप देखोगे सेल प्लेट आ गया है इन द साइटोप्लाज्म एट द इक्वेटोरियल प्लेन। एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस। बच्चे लोग एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि टीलोफेज के दौरान ही आप समझो कि सिर्फ टीलोफेज नहीं हो रहा है, उस दौरान साइटोप्लाज्म भी समझ चुका है कि अब ऑलरेडी न्यूक्लियस दो हो चुके, तो साइटोप्लाज्म भी अपना अपना पार्टनर, अपना अपना जगह, अपना अपना फेवरेट डॉटर चुन रहा है और अलग अलग होने का शुरुआत कर चुका है। बट फाइनली ये फरो कंप्लीटली डीपन होने के बाद ये साइटोप्लाज्म को उसका डॉटर सेल मिल जाता है, डॉटर न्यूक्लियस मिल जाता है इस साइटोप्लाज्म को, इस तरह से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और वही प्लांट सेल में आप देखोगे सेल प्लेट, इट इज ग्रोइंग फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, और इस तरह से प्लांट सेल में भी दो डॉटर सेल बन जाते हैं। आई होप आपको ये डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल डिवीजन अच्छे से समझा हो। ओके, क्वेश्चंस मैंने आपको बोले कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं दो दो, या तो कभी कभी आपको एक डायग्राम दे देते हैं उसके दो कैरेक्टरिस्टिक पूछते हैं, और कभी ऐसा भी बोलते हैं कि इस स्टेज के या इस फेज के पहले आने वाला स्टेज क्या है उसका नाम बताइए और उसका डायग्राम ड्रॉ करें। तो बच्चे लोग सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फेजेस प्रॉपरली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर याद होने चाहिए, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्योंकि कई बार आप एनाफेज पहचान अगर राइट लेते हो तो अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके पहले क्या फेज है तो आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना कि क्या पूछा गया है, कि फॉलोइंग दिस स्टेज तो ये वाली, प्रीसीडिंग दिस स्टेज तो ये वाली। ओके, तो ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। डायग्राम में लेबलिंग पूछते हैं,
तो यहां तक ये क्रोमोसोम्स माने जाते हैं, पर यहाँ पर इसे हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स या डॉटर क्रोमेटिड्स। यहाँ पर फिर से ये क्रोमेटिन हो जाते हैं। और एक लास्ट बिफोर आई क्लोज दिस थिंग, जितने क्रोमेटिन से हम शुरू किया था इंटरफेस में, उतने ही नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, या जितने क्रोमोसोम से शुरू किया था उतने ही क्रोमेटिन फाइबर। अगर एग्जाम में आपको बोला ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ मेटाफेज विथ 6 क्रोमोसोम्स, तो आपको ये 4 के जगह पे ये थोड़ा और बड़ा बनाना है और इधर 4 के जगह पे 6 बनाना है, ठीक है। एंड देन इफ दे से कि ड्रॉ अ स्टेज फॉलोइंग दैट स्टेज, तो मेटाफेज में आपने 6 बनाए, तो एनाफेज में आपको इधर भी 6 और इधर भी 6 बनाने होंगे, ठीक है। चलो, आई होप दैट इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर आई विल बी टीचिंग यू द पार्ट 4 ऑफ दिस विथ लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ माइटोसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद हम थोड़ा मियोसिस के बारे में जानेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कियाज्मा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ओके। एंड देन दिस चैप्टर विल गेट ओवर, ओके। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है, आपको समझ में आ रहा है, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू, एंड इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग इट, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोगों को कुछ भी ट्रबल हो रही है या कुछ क्वेश्चंस है आपके दिमाग में इस चैप्टर को लेकर, आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल इसका क्वेश्चन डाल सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई टू दिस, ओके। एंड यस, like, share and subscribe. Thank you.